दोस्तों नमस्कार। आज पटना में विपक्ष का महाजुटान संपन्न हुआ। अत्यंत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी और जिसके लिए लगभग 6 महीने से पेशबंदी की जा रही थी, वो राजनीतिक विसात आज पटना में बिछती हुई दिखाई दी। इसकी महत्ता इसी बात से आंकी जा सकती है कि जिस तरह से पटना में भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर वार किया और इस पूरी बैठक पर हमले किए, उससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, बावजूद इसके कि उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका में हैं और मानवाधिकार पर सवालों का सामना कर रहे हैं। बराक ओबामा से लेकर के वहाँ के जो पत्रकारिता संघ है और मानवाधिकार कार्यकर्ता, वे लगातार भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमले और लोकतंत्र के कमज़ोर होने का सवाल उठा रहे हैं। पटना में बहुप्रतीक्षित जो बैठक होनी थी, उसमें 15 राजनीतिक दलों के लीडर शामिल हुए। जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक के नेता इसमें शामिल हुए। कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला शामिल हुए, तो तमिलनाडु से स्टालिन पहुँचे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव पहुँचे, लेकिन जयंत चौधरी अमेरिका में होने की वजह से पटना नहीं पहुंच सके। दिल्ली से चल करके अरविंद केजरीवाल पहुंचे, तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने नुमाइंदगी की। इसी तरह से हेमंत सोरेन पहुंचे, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं और महाविकास आघाड़ी के वो सर्वेसर्वा माने जाते हैं। ये जो पेशबंदी हुई, उस पेशबंदी में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उस जमीन पर जहां नीतीश कुमार हैं, जहां लालू प्रसाद यादव हैं, उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, उन सब के बीच में जो ये बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि वे एक परिवार की तरह हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होंगे। इसी बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि आने वाली जुलाई की 10 से 12 तारीख के बीच में वो शिमला में इसकी पूरी कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन जब प्रेस वार्ता हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर थे, स्टालिन भी नहीं थे। नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी उड़ानें पहले थीं, इसलिए उनको जाना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो पिछले एक सप्ताह से जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे थे, उससे कई बार तो ऐसा लगा कि जैसे वो इस विपक्ष की सामूहिक बैठक में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर के सीधा हमला करते हुए कहा कि वो अध्यादेश पर क्या रुख रखती है, इसको साफ करना चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुर्की बर तुर्की जवाब देकर के अपना पक्ष साफ कर दिया है। राहुल गांधी अब तक केजरीवाल से नहीं मिले हैं और केजरीवाल लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं। तो क्या विपक्ष का ये जुटान होते होते कहीं इसमें कुछ खोट भी नजर आ रही है? क्या ये विपक्ष जो अलग अलग राज्यों में मजबूत है और ऐसे तो उसकी एक विचारधारा मानी जा सकती है कि वो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी समावेशी भारत के विचार के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जा रहा है, लेकिन शिवसेना भी है जो घोषित तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करती आई है। हालांकि उसकी राजनीति के डीएनए में मराठा अस्मिता है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी है जिसे हिंदुत्व से कोई परहेज नहीं है, जिसने मंच पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव में ये कह रहे थे कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की चित्र होने चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल क्या धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध हैं? लेकिन वैचारिकता भले ही एक ना हो, समान ना हो, लेकिन अगर एजेंडा एक हो जाए, जैसे यूपीए के दरमियान था, एक नीति के आधार पर अगर एकजुट होता है ये विपक्ष, तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे फासिस्ट तंत्र का मुकाबला करने में सक्षम साबित
हो सकता है। लेकिन इसी बैठक के मद्देनज़र ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी नहीं बुलाए गए, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव भी नहीं, उड़ीसा के नवीन पटनायक भी नहीं और मायावती भी नहीं पहुंची। ये वो राज्य हैं जो अपनी महत्ता रखते हैं लोकसभा के चुनाव में, और खास करके उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता है कि लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और मायावती ने जो कल ट्वीट किए थे, उनका इशारा सीधा था कि वो अभी विपक्ष के साथ नहीं जाने वाले हैं। वो शायद एक लीडरशिप का ऐलान होने का इंतज़ार करना चाहती हैं। ये आखिरी वक्त है शायद उनके लिए जब वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी उनको घोषित किया जाए। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, तब से ये जो विचार या ये जो एजेंडा है वो बीएसपी के हाथ से निकल गया है। अब अगर पहले दलित पीएम की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी उसमें बाजी मारेगी। और यहीं से ये ख्याल आता है कि क्या तीसरा मोर्चा बन सकता है। उस तीसरे मोर्चे में नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना से, और उत्तर प्रदेश से कोई एक राजनीतिक दल ये शामिल हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और केसीआर के साथ ज़्यादा नज़दीकी अखिलेश यादव की हैं, लेकिन उस गठजोड़ में या उस गुट में ममता बनर्जी भी हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। पटना में वो कल ही पहुँच गई थी, लालू प्रसाद यादव के घर जाकर के उनसे मुलाकात की और लालू प्रसाद यादव की बेहद तारीफ उन्होंने की। तो ऐसे में ममता बनर्जी इसमें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे राज्यों के अपने क्षत्रप हैं, अगर वो इस विपक्ष के महाजुटान में शामिल नहीं हो पाते हैं तो क्या वो तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। और इसके पीछे हम लोग जानते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह का भी हाथ हो सकता है। इसकी आशंका राजनीतिक हलकों में जताई जा रही है। केसीआर भले ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर रहे हों, लेकिन पिछले दिनों उनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो भी कुछ इशारे करती हैं। नवीन पटनायक को कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से। उसी तरह से जगन मोहन रेड्डी की नज़दीकियां नरेंद्र मोदी के साथ ज़्यादा हैं। तो क्या तीसरा मोर्चा कहीं बनाया जाएगा? अब सवाल ये उठता है कि अगर ये तीसरा मोर्चा आता भी है तो क्या ये विपक्ष को कमज़ोर करेगा? अव्वल तो ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जो बिसात बिछाई जा रही है उसमें मुकाबला बीजेपी वर्सेस विपक्ष होने जा रहा है। ये जो नीतीश, कांग्रेस, ये जो गठबंधन है, आरजेडी, ममता बनर्जी जिसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात, हम पार्टियों के लिहाज से ना देखें तो मतदाताओं के लिहाज से देखें। जो भारतीय जनमानस है वो इस समय नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार से जैसे छुटकारा पाने के लिए उतावला है। जिस तरह की चरम महंगाई है, बेरोजगारी के कारण नौजवान सड़कों पर भटक रहा है। इलाहाबाद में तो उसने आत्महत्याएं की। किसान जिस तरह से परेशान है, सड़कों पर है, उसने आंदोलन किए। पिछले दिनों 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी। उसके बाद मोदी जी को इल्म हुआ कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तो वो किसान जो तेलंगाना से लेकर के विदर्भ होते हुए बुंदेलखंड तक वो गरीबी और बदहाली की मार झेल रहा है। कभी प्राकृतिक आपदा उसे तंग करती है तो कभी मोदी की नीतियां, चाहे खाद का दाम हो, डीजल का दाम हो, ये जिस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी उपज का दाम उसके अनुसार नहीं मिलता है। मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। हुई क्या? पेट्रोल और डीजल के दाम, जहां पर क्रूड ऑयल की कीमतें बेहद कम हो गई हो, बावजूद इसके
केंद्र सरकार ने अपने टैक्स को कम नहीं किया, टैक्स को बढ़ाया। और यही कारण है कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ढुलाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है। कहीं से भी कोई राहत नहीं दी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसीलिए किसान, मजदूर, नौजवान ये सब हलकान है और वो मोदी सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। इसके अलावा जो सीधी अस्मिता की लड़ाई है, जो राजनीतिक वैचारिकी की लड़ाई है, जो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसमें दलित, पिछड़ा और आदिवासी भी एकजुट हो रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं या जो छोटे समूह वाली जो दलित जातियां हैं, जिन्हें आरक्षण का उतना लाभ नहीं मिला, जो उतनी जागरूक नहीं हुई, मैं उनकी गलती कतई नहीं मानता। उन्हें राजनीतिक भागीदारी और उन्हें सत्ता में भागीदारी उस तरह से नहीं मिली इस दरमियान, तो ऑब्वियस है कि उनका कंसर्न ये होता है कि हमको प्रतिनिधित्व मिले, भले ही मुखौटे के रूप में मिले। तो उनके चेहरों को शामिल करके उनकी नीतियां गायब कर दी गई, तो उसमें भी जो चेतना संपन्न लोग हैं वो बेचैन हैं। और मिडिल क्लास तो मारा हुआ ही है। व्यवसायियों के हालात देखिए, जीएसटी के बाद मेरे बगल में कानपुर में तकरीबन 36 व्यवसायियों ने आत्महत्या की जीएसटी के कारण। मैं पिछले दिनों दिल्ली में था, मैंने तमाम दुकानदारों और व्यवसायियों से बात की। वो कहते हैं कि जीएसटी ने बर्बाद कर दिया है। और ये जो जीएसटी है, जिस गरीब को 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा कर दिया, उसका सम्मान और स्वाभिमान छीन करके मोदी जी ने, वो जीएसटी तो माचिस पर भी लगने लगा है। वो जीएसटी तो बिस्किट के एक पैकेट पर भी है जो ला करके अपने बच्चे को खिला देता है भूखे पेट। वो जीएसटी तो पेंसिल पर भी है जो उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए खरीदी जाती है। वो कॉपी, वो किताब, उस सब पर जीएसटी लगा दिया है मोदी जी ने। तो कोई भी बचा नहीं है उस टैक्स से। राहुल गांधी जैसे गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे, वो गब्बर सिंह टैक्स क्या गरीब, क्या मिडिल क्लास सबसे वसूली कर रहा है। और अंबानी और अडानी जैसे सेठ दुनिया के बड़े अरबपतियों में शामिल हो रहे हैं। ये जो फर्क है, ये जो देश का विभाजन है, एक इंडिया एक भारत है, जिसे दो अमीर और गरीब भारत के रूप में देखा जाता है, वो पूरा गरीब और मध्य वर्ग हलकान है इस सरकार की नीतियों से। और अव्वल तो जो खर्चे हैं मोदी जी के, दिन में 4-4, 5-5 ड्रेस बदलना, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में यात्रा करना, 8-8 गाड़ियों का काफिला जिसकी एक एक गाड़ी की कीमत 8-8 करोड़। इसके अलावा वो जो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो नया पार्लियामेंट बना, और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने तमाम पौराणिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण के जरिए जो सेंगोल के सामने नतमस्तक हुए, उन तमाम पुरोहितों को बुला करके जो उन्होंने नई पार्लियामेंट को हिंदुत्व की एक इमारत के रूप में उद्घाटित किया, वो इस देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला है। तो ऐसे में जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो ये देखेगा कि बीजेपी को हराने में सक्षम कौन है। तो ऐसे में मेरा विचार ये है कि जो तीसरा मोर्चा जिसकी संभावना जताई जा रही है वो फेल होगा। और जो ये गठजोड़ बन रहा है उसमें अगर आप देखें तो ये बड़े स्टेट्स में उनकी क्या भूमिका है। महाराष्ट्र, जहाँ से 48 सीटें आती हैं लोकसभा की, महाविकास आघाड़ी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है वहाँ गठबंधन में। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी, जिसमें राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में महाराष्ट्र में एक सर्वे में आए हैं। दूसरी तरफ बिहार, जहाँ 40 सीटें हैं, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, कोई शंका नहीं कि इसमें भी कोई पैंच फंसेगा या इसमें कोई दरार आएगी। तमिलनाडु, जहाँ 39 सीटें हैं, स्टालिन और कांग्रेस पार्टी एकजुट है बिना किसी संदेह के। केरल, जहाँ पर 20 सीटें हैं, लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़ है,
उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। पश्चिम बंगाल जहां 42 सीटें हैं और ममता बनर्जी ने आकर के इस बात का तायीद कर दी है कि वे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर सकती हैं, उन्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि वो ये चाहती हैं कि उनके अपने राज्य में उनकी बड़ी भूमिका हो। ऑब्वियस है कि क्षेत्रीय छत्रपों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और कांग्रेस पार्टी को उसको देर सवेर स्वीकार करना ही होगा। उत्तर प्रदेश जो थोड़ा कमजोर नस है, अखिलेश यादव वहां पहुंचे, लेकिन मायावती के साथ कांग्रेस पार्टी के जाने से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को लाभ हो सकता है या उत्तर प्रदेश में वो बुलडोजर राज को ध्वस्त करने में ये गठजोड़ ज़्यादा कामयाब साबित हो सकता है। लेकिन अगर मायावती एक समान दूरी रखती हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि वो क्या गेम खेलती हैं उनके बारे में प्रिडिक्ट करना बेहद मुश्किल है, और ये हो सकता है कि वे समान दूरी पर चलें। ऐसे में अगर अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी ये 3 पार्टियां आती हैं तो ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी का कम से कम आधी सीटों का तो नुकसान कर ही देगी। अगर इसके साथ और जो छोटी पार्टियां हैं, राजभर हैं, निषाद पार्टी है, हालांकि निषाद पार्टी अभी बीजेपी के साथ है, अगर राजभर भी आते हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में वो बीजेपी को बड़ी डेंट दे सकते हैं। और इसके अलावा 160 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। अगले दौर में 3 बड़े राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पर संभावना बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी तीनों राज्यों में बीजेपी को पराजित करेगी। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी का मोरल भी बढ़ेगा, लोगों की उम्मीदें और भरोसा भी बढ़ेगा, और तब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इन सीटों पर मुकाबला करने में भी मुश्किलें होंगी। और जहां गठजोड़ बन रहा है वो बंगाल, बिहार, आपका तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, यहाँ पर तो उसके छक्के छूटने ही है। ये अभी से ही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।